नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षकगण, मेरे सभी सहपाठी और मेरे प्यारे छोटे भाई बहन। आज टीचर्स डे है और हम लोग एक टीचर बनने की एक कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में हमारे टीचरों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आज इस वीडियो में आगे आपको बहुत से टीचर बने छात्र दिखेंगे जिनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो सब बच्चों ने पढ़ाया है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायो है और मैं आप लोग को बायो का एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस एक बहुत ही अच्छे टाइप के वायरसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत तरह के अलग अलग इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कि एच आई वी जो वायरस है जो आगे चल के एड्स का डिजीज बन जाता है, वो भी रेट्रोवायरस का ही एक टाइप है। रेट्रोवायरसेस का रेप्लिकेशन पढ़ना है हम लोग को, तो देखते हैं क्या होता है रेट्रोवायरसेस, कैसे होते हैं उसके काम और क्या फंक्शन को करता है। तो सबसे पहले रेट्रोवायरसेस के बॉडी स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो रेट्रोवायरस एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका। नॉर्मल प्रोटीन कोट होता है, वायरल प्रोटीन कोट, और आरएनए होता है। अब जब ये बॉडी में जाते हैं एनिमल सेल में, तो क्या होता है, इसका वायरल आरएनए जाता है एनिमल सेल के अंदर। ये जब हम लोग एच वायरस की बात करेंगे, रेट्रोवायरस का जब एच वाले की बात करेंगे, तो वो पर्टिकुलरली मैक्रोफेजेस में एंटर करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाहर से आने वाले मटेरियल्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक। अब जब हम लोग इसको नॉर्मली देखते हैं तो ये एनिमल सेल है, यहाँ पे इसमें ये वायरल आरएनए एंटर करेगा। वायरल आरएनए, हम लोग जानते हैं कि जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है जो उसको बढ़ाता है। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन होगा, वायरल आरएनए जो एंटर किया था वो अब वायरल डीएनए में बदल जाएगा। वायरल डीएनए में क्यों बदलना जरूरी है? क्योंकि जब वायरल डीएनए में नहीं बदलेगा तो वो सेल के डीएनए से इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम को यूज करके जो आरएनए, वायरल आरएनए है, वो अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जब वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो जो एनिमल सेल का जो डीएनए है वो उसके साथ मिक्स होकर के अपने आप को रेप्लिकेट करना चालू कर देता है। उससे क्या होगा, वो रेप्लिकेट होगा, उसके बहुत सारे एक दूसरे से बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि डीएनए के दो काम होते हैं, पहला ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनाना और उसके बाद ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, मतलब उसमें वायरल डीएनए आ चुका है। तो अब जो आरएनए और जो प्रोटीन बनेगा वो वायरल प्रोटीन बनेगा और वायरल आरएनए बनेगा। तो अब क्या होगा, जब ये न्यू वायरल आरएनए बनता जाएगा तो बहुत सारे वही सेम वायरसेस बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन बन रहा था वो वायरल प्रोटीन बन रहा था, वो वायरस के एनवलप का काम कर देगा, और जो न्यू डीएनए से आरएनए बन रहा था वो भी वायरल आरएनए बन रहा था। अब ये वायरल सेल जो है ये आगे बहुत से सेलों में जाते जाएंगे और उनको भी इन्फेक्ट करते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं एचआईवी की। एचआईवी में क्या होता है, ये मैक्रोफेजेस में एंटर करते हैं रेट्रोवायरसेस। एचआईवी वायरस रेट्रोवायरस का ये टाइप है जो कि हम लोग जानते हैं, वो मैक्रोफेजेस में एंटर करते हैं और वहां पे अपना रेप्लिकेशन चालू करते हैं। उसके बाद वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में जाके एंटर करते हैं जो कि इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उससे क्या होता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होते जाती है, फिर एक टाइम आता है जहाँ पे वो बहुत कम हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग की जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी जो पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होगा, जो हम लोग की जो जो भी, अब हम लोग छोटे से भी छोटे किसी भी जगह पे जाते हैं वहां पे कोई ना कोई बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा जो इन्फेक्ट करेगा ह्यूमन बॉडी को। नॉर्मली क्या था, इम्यून सिस्टम हम लोग का स्ट्रांग था तो उससे हम लोग को कुछ नहीं होता था। अभी क्या हो रहा था कि हमारे अंदर एचआईवी आ चुका है, एचआईवी वायरस, उसने हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत कम कर दिया है। हम लोग को छोटी से छोटी बीमारी बड़ी आसानी से हो जाती है। इससे क्या होता है हम लोग को, इसीलिए इसको बहुत ही जानलेवा वायरस कहते हैं। और ये आगे चल के इसका जो नाम है, पर्टिकुलर नाम जो डिजीज होती है, एड्स। तो एचआईवी वायरस हम लोग के अंदर है या नहीं है, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट का नाम है एलिसा। फुल फॉर्म क्या है इसका? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें क्या होता है, एक छोटे से पार्ट को निकाल करके उसमें चेक किया जाता है कि हमारे अंदर ये वायरस है कि नहीं है। और दूसरी टेक्निक क्या होती है, पीसीआर। पीसीआर टेक्निक स्टार्टिंग में यूज की जाती है। पीसीआर में किसी भी
छोटे से जेनोम को हम लोग बिलियंस ऑफ टाइम मैग्नीफाई करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर वायरस, इन्फेक्टेड वायरस का डीएनए है कि नहीं है। तो इससे क्या होता है, अगर छोटा सा भी डीएनए अगर वायरस प्री स्टेज में अगर है, वायरस का डीएनए अगर प्री स्टेज में है, तो भी हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं पीसीआर का यूज करने के लिए। अब हम लोग ने रेट्रोवायरस पढ़ा और एचआईवी पढ़ा, तो अब देखते हैं कि एचआईवी के प्रिवेंशन क्या हैं। एचआईवी के बहुत होता क्यों है, पहली बात तो एचआईवी एक एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, वाटरबॉर्न डिजीज नहीं है, फीकल मैटर से नहीं होता, ये मेनली होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ये मेनली उन लोग को होता है जो लोग ट्रांसफ्यूजन कराते हैं ब्लड का, जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं और जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि सेक्स के वक्त हम लोग प्रोटेक्शन यूज करें, जैसे कॉन्डम्स, मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स। और आजकल एनजीओज और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बहुत जरूरी कर दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि सिरिंज हमेशा न्यू यूज की जाए। तो हमारी सरकार ने भी इसके लिए बहुत से वो आगे किए हैं, कदम उठाए हैं। मैं आज का अपना वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। इसके आगे आप और भी वीडियो देखेंगे बहुत सारे बच्चों के। थैंक यू। आज मैं आपको बताने वाला हूं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पर मैं इसके साथ आपके लिए एक ट्रिक लाऊंगा। ट्रिक ये है कि इफ अ मॉलिक्यूल हैव ऑड 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज पैरा। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स में ऑड नंबर रहेगा या फिर 10 रहेगा या फिर 16 रहेगा तो वो पैरा रहेगा, और अगर कोई भी नंबर आया तो डाई रहेंगे। तो आपको मैं एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं। बहुत लोग फोटो को डायमैग्नेटिक समझते हैं, पर ये होता क्या है, पैरा। क्योंकि इसका नंबर होता है 8 और 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आता है, और मेरी ट्रिक में लिखा है 16 आता है तो इसका मतलब पहला है। तो ऐसे हम और एग्जांपल लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हम पहले O2 का मैंने आपको बताया, O2 का मॉलिक्यूल नंबर होता है 8 इंटू 2 करेंगे तो ये आता है 16 यहाँ पहला है। ट्रिक देखिएगा बस, H2 का नंबर होता है 1 और 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, इस यानी ये 2 है, मतलब ये डाई है। और फिर अपन देखते हैं हीलियम, ध्यान देखिएगा यहाँ प्लस का साइन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, तो इसका होगा 3 है डायमैग्नेटिक। और फिर अपन आते हैं N2 की तरफ, He2 है, पर इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसका होगा 3, और 3 होगा देखिए ऑड, इसका मतलब ये होगा पैरा। अब हम बात करते हैं N2 की। N2 का नंबर होता है 7 इंटू 2 14 इवन है, और यहाँ कहीं है। और फिर हम बात करते हैं N और O की। N का होता है 7 और O का होता है 8, 7 + 8 = 15 ऑड, इसका मतलब कि ये पैरा होगा। और अब हम बात करते हैं Cn की। कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का होता है 6 और नाइट्रोजन का होता है 7, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये 14 हो जाएगा। कितना होता है? 7 6 चालू हुआ है, चालू है वीडियो। 30 यानी कि 14 हो जाएगा, 14 यानी कि ये भी पैरा है। That's for all over the class. Thank you. आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पर मैं इसके साथ आपके लिए एक ट्रिक लाऊंगा। ट्रिक ये है कि if a molecule have odd 10 or 16 electrons then it is para। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स में ऑड नंबर रहेगा या फिर 10 रहेगा या फिर 16 रहेगा तो वो पैरा रहेगा, और अगर कोई भी नंबर आया तो डाई रहेंगे। तो आपको मैं एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। बहुत लोग फोटो को डायमैग्नेटिक समझते हैं, पर ये होता क्या है, पैरा। क्योंकि इसका नंबर होता है 8 और 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आता है, और मेरी ट्रिक में लिख रहा है 16 आता है तो इसका मतलब पैरा है। तो ऐसे हम और एग्जांपल लेते हैं। Hello friends, myself Vaibhav Tiwari of class 12th KV of Kati. On the occasions of Teacher Day, I would try to explain Biosievert's term. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। This is a current carry conductor. हम इससे स्मॉल एलिमेंट Dl को कट करते हैं।
इससे कुछ दूरी पे एक पी पॉइंट है और उसका डिस्टेंस r सपोज करते हैं और इनके बीच का एंगल है वो हम थीटा सपोज करते हैं। और इसमें जो करंट है वो I है। सो जो हमारे बायो सेवर्ट सर थे उन्होंने देखा जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। और सेकेंड जो उन्होंने देखा जब हम इसके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा। और थर्ड चीज जो उन्होंने देखी जब हम इसके बीच के एंगल को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। और लास्ट जो उन्होंने देखा जब हम इस dl को इंक्रीज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब इन सबको कंक्लूड करके हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होगा। ये हमारा फॉर्मूला dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू 0/4 पाई। अब जब हमारा कांस्टेंट है म्यू 0/4 पाई उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। सो गाइस म्यू 0 को हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। कभी कभार एक मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि म्यू 0 का क्या मीन्स है। तो म्यू 0 को हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। और ये था हमारा बायो सेवर्ट्स लॉ का स्केलर फॉर्म। अब हम देखते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। बंद हो गया। सो गाइस ये था हमारा वेक्टर फॉर्म बायो सेवर्ट्स लॉ का। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने कुछ एक्सप्लेन करने में गलती की हो तो हमें माफ करिएगा, बट हमने उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया जितना हमारे पांडे सर करते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। सो थैंक यू। हाय गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे pollination. What is pollination? Some kinds of pollination and some agents of pollination. तो सबसे पहले हम pollination की definition को जानेंगे क्या होती है। So what is pollination? Pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma. इसके 3 एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बताऊंगी। पहला एग्जाम्पल ये सेम फ्लावर का है जिसमें ये स्टिग्मा है और ये उसका एंथर है। तो ये एंथर आकर के इसके स्टिग्मा पर गिरेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये तो हो गया सेम प्लांट में, सेम प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। अब इसका सेकेंड एग्जांपल है सेम प्लांट में बट डिफरेंट क्लास में। इसका पॉलन ग्रेन आकर के इसके फीमेल पार्ट पर गिरेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये हो गया सेम प्लांट में इन डिफरेंट फ्लावर्स। इसका थर्ड एग्जांपल है डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट फ्लावर्स। ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया। इसका पॉलन ग्रेन आके दूसरे उड़ के जाएगा और दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट पर गिरेगा और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये हो गया इन डिफरेंट प्लांट्स।
पर 3 एग्जाम्पल। अब हम पॉलिनेशन को फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे। तो पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला ऑटोगैमी, दूसरा हीटेरोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन काइंड है जीनोगैमी। तो अपन समझेंगे ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, खुद से इसमें पॉलिनेशन होता है। और ये हीटेरोगैमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक ही प्लांट का 2 फ्लावर्स होता है, इसका पॉलिनेशन यहाँ पे आएगा, इसके फीमेल पार्ट पर, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है, इसको हीटेरोगैमी कहते हैं। अब तीसरा एग्जांपल है जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट्स में होता है, एक प्लांट का ये फ्लावर और एक प्लांट का ये फ्लावर, लेकिन ये दोनों सेम स्पीशीज के लिए रहेंगे। तो इसका पॉलिनेशन आके इसके फीमेल पार्ट पे गिरेगा, उड़ के जाएगा, इसके फीमेल पार्ट पे गिरेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सेम स्पीशीज में ही होगा। अब आम के पेड़ का पॉलिन जाके अमरूद के पेड़ में गिरेगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, इसलिए ये सेम स्पीशीज में ही रहेगा, सेम स्पीशीज। तो ये हो गया, इसके 3 पार्ट हो गए। अब अब हम पढ़ेंगे सम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेंट्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग। अब एबायोटिक में 2 तरह के होते हैं, एक एनिमोफिली, दूसरा हाइड्रोफिली। एनिमोफिली मीन्स विंड and hydrophily means water। अब आते हैं बायोटिक एजेंट में। बायोटिक में 4 तरह के होते हैं, एंटोमोफिली, कायरोप्टेरोफिली, मेलिकोफिली और ऑर्निथोफिली। तो एंटोमोफिली इंसेक्ट्स होते हैं, कायरोप्टेरोफिली बैट्स होते हैं, मेलिकोफिली स्नेल होते हैं और ऑर्निथोफिली बर्ड्स होते हैं। तो ये थे कुछ सम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये पॉलन ग्रेन, इनकी वजह से पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाती है। जहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होता है वहाँ पे तो वो खुद से हो जाता है, लेकिन जो बाकी के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे वो इन सब की हेल्प की वजह से होता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक पॉलिनेशन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। नमस्कार शिक्षकों एवं मेरे प्रिय साथियों, आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने हिंदी विषय के अंतर्गत श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मि रथी का एक अंश प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कुछ इस प्रकार है। तो लीजिए प्रस्तुत है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाएं। दो न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे पर जन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका।
उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उंध्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल। भुज परिधिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो के नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग हो तो दृश्य कांड देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र। शतकोटि सरित सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि रुद्र जलपति धनेश। शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख। गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल काल देख, अंबर में कुंतल जाल देख। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, उधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वृष्टि प्रखर। फण शेष नाग सा डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वापस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, थी सभासन सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धन्यवाद। ये समझ लेते हैं कि नेचुरल साइकिल होती किसके, ठीक ना। तो यह होती है क्लास मैमेलिया में, मैमेलिया। अब जरूरी नहीं कि मैमेलिया की हर फीमेल को, मैमेलिया की फीमेल पे तो होता है, पर सिर्फ प्राइमेट्स में होता है, प्राइमेट्स। ओके, जैसे मंकी, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। और मैमेलिया फीमेल में तो और भी फीमेल आती है, बट उसमें होता है ऑस्ट्रस साइकिल। तो उसको हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। तो हम मेन एक्चुअली में होता क्या है, ये जैसे ब्रेन है किसी फीमेल का, ठीक, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहां से और और हार्मोन कौन से आ रहे हैं, LH और FSH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का मतलब फॉलिकल हार्मोन। तो जब इसके ब्रेन से पिट्यूटरी से होते हुए ओवरी पे अटैक करता है हार्मोन, तो तभी जो फीमेल होती है वो दो हार्मोन और निकालती है, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो तभी ये सब चीजें होने लगती है। एट द एज ऑफ 13
फॉलिकल बड़ा होगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा। ये प्राइमरी था, यहाँ कम एस्ट्रोजन निकला तो ये सब बराबर चलता है, ये सब बराबर चलता है। जैसे सेकेंडरी आया और ज्यादा एस्ट्रोजन 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 यहाँ पे और ज्यादा और यहाँ पे बहुत ज्यादा निकला। तो हुआ क्या, जैसे अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये एस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे ही LH और FSH कम होता जाएगा, क्योंकि ये एस्ट्रोजन जो है यहाँ जाके इसको निगेटिव फीडबैक देगा। तो ये और ये बढ़ता जाएगा, ठीक, ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। फिर उतने नहीं, जब ये ज्यादा बढ़ जाएगा, जब ये इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो ये जंप करेगा और ये और बड़ा जंप करेगा, ठीक, और फिर ये थोड़ा सा जंप करके सीधा हो जाएगा और ये भी यहाँ से सीधा हो जाएगा, ये भी यहाँ से सीधा हो जाएगा। मतलब पहले क्या हुआ था, ये इसको निगेटिव फीडबैक दे रहा था, अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जब निगेटिव फीडबैक दिया तो पॉजिटिव फीडबैक आ गया और ये बहुत बढ़ गया। तो जैसे ही अब तीनों फॉर्मूले को समझ में आया कि जितना ज्यादा बड़े होंगे फॉलिकल एस्ट्रोजन निकलेगा और उतना FSH कम होगा। अब क्या होता है, जब अभी तक तो जैसे ये फॉर्मूला बाहर निकलता है और तो कॉर्पस न्यूक्लियम जो है वो बचा हुआ था, तो इसकी जो कॉर्पस न्यूक्लियम जो है वो 14 दिन तक बस जीवित रह सकता है। अब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन भी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। फिर फीमेल बॉडी को ये नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो फीमेल बॉडी क्या सोचती है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, वो 14 दिन तक थोड़ा वेट करती है, फर्टिलाइजेशन आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर बेबी होगा। तो वो सोचती है कि ये प्रेगनेंसी होगी, पर ऐसा होता नहीं है, ये होता रहता है। फिर जैसे ही ये निकलता है बाहर और कॉर्पस ल्यूटियम बाहर निकलता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन है और तभी एंडोमेट्रियम की एक बात और जो ये होता है एस्ट्रोजन वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी अच्छी करता है, जिससे ब्लीडिंग से वो अच्छी रहेगी। और प्रोजेस्टेरोन सोचता है कि बेबी आएगा और उसके जो ग्लाइकोजन एंडोमेट्रियम से सीक्रेट होने लगता है वो हार्मोन है। फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन भी सीधा हो जाता है और उसके बाद जब इसका नहीं आता है कॉर्पस ल्यूटियम भी रुक जाता है और फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और हर 14 डेज में कॉर्पस ल्यूटियम वो होता है और ये साइकिल 7 डेज की ब्लीडिंग होती है, ये ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे होता है एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम को अच्छी करती है एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन के कारण एस्ट्रोजन बढ़ता जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 12 मैथ्स का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स जो होती है ये अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किसका होता है, गिवन ऑब्जेक्ट्स का। तो मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट होता है गिवन ऑब्जेक्ट्स का। अब अपन अरेंजमेंट कैसे करते हैं, तो अपन कोई भी अरेंजमेंट करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स में जो अरेंजमेंट होता है वो रोज और कॉलम्स के बेस पे होता है। तो अपन लिखते हैं बेस्ड ऑन रोज एंड कॉलम। और हम सबको पता रहता है जो रोज होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम्स की बात करेंगे तो कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। अब अपन जैसे कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स को अपन ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो पहला इसका एलिमेंट लिया अपन ने A11, तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट रहते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट रो में आया और फर्स्ट कॉलम में आया तो उसका हो गया A11। पहला जो एलिमेंट रहता है वो रो का होता है और दूसरा जो रहता है वो कॉलम का होता है। दूसरा आ गया तो A12। अब रो फर्स्ट चल रही है, देख कौन सी रो है, रो 1 है ना। तो रो 1 चल रही तो पहले रो आएगी और ये है कॉलम 1, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा कॉलम 2, ऐसे ही यहाँ जो आएगा वो जाएगा
कॉलम 3, यहाँ जो आएगी वो रो 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा A13, अब यहाँ आएगा A21, A22 और A23। अब अपन जैसे कि अपन को इस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना है, तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स जो होती है उसका ऑर्डर जो होता है R क्रॉस C होता है। तो जैसे ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है R क्रॉस C, इसको नीचे लिखते हैं। तो इसमें रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस। अब अपन देखेंगे कि इसके कॉलम्स कितने हैं, तो 1 2 3, तो इसके कॉलम्स हो गए 3। तो ये हो गया मैट्रिक्स के बारे में। अब इसको कर दो भाई, जैसे कि अब अपन देखेंगे एडिशन। तो पहला, अगर मान लो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और दूसरी मैट्रिक्स है B, उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो मैट्रिक्स A है उसका मान लो एक एलिमेंट है A I J, I रो के लिए और J कॉलम के लिए, ऑर्डर तो m क्रॉस n ही है। और अगला है B मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट ले लेते हैं B I J, ये अपना सपोजिशन m क्रॉस n। अब जब अपन इसमें एडिशन करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जिसके ऊपर जो आएगा वो एलिमेंट ऐड होते जाएगा। तो जैसे A प्लस B करना है अपन को, है ना, तो वैसे ही ब्रैकेट बनाएंगे और AIJ प्लस BIJ हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो रहेगी वो भी उसी ऑर्डर की रहती है m क्रॉस n। ऐसे ही अगर अपन एडिशन, अब ऐसे ही अगर सब्सट्रैक्शन देखते हैं तो इसी में देख लेते हैं। तो सब्सट्रैक्शन में भी अगर ऑर्डर सेम है, A मैट्रिक्स है, ऑर्डर ये B है, ये B मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ये लिखा है, और ये दी हुई है मैट्रिक्स दी हुई है। अगर अपन इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जैसे एडिशन कर रहे थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑर्डर सेम ही रहेगा। अब अपन देखते हैं जो अगर मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A। अगर अपन A मैट्रिक्स में B ऐड करें या B मैट्रिक्स में A ऐड करें तो रिजल्ट सेम ही होगा। और दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अपन करना, तो जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, इसका अपन एलिमेंट्स 1 2 3 4, और इसमें कोई एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है जैसे 5 का, तो ये सीधे हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब जो अपना आखिरी आता है फोर्थ, वो होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैट्रिक्स AIJ, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। दूसरी मैट्रिक्स ले लिया अपन ने B, जिसका एलिमेंट ले लिया BIJ, और इसका BIJ या BJK ले लेते हैं अपन, क्योंकि जो अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल्स होनी चाहिए। तो इसका भी कॉलम्स जो है n क्रॉस p हो जाएगा। तो जो अपन को रिजल्टेंट मैट्रिक्स इससे जो मिलेगी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, वो अगेन एक मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p का। n क्योंकि इसका कॉलम उसका रो इक्वल हो जाएगा तो इसको अपन अलग कर देंगे, तो नंबर ऑफ रोज m हो जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स p हो जाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एवोल्यूशन चैप्टर नंबर 7। लेट्स स्टार्ट। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मीन्स अर्थ पे लाइफ की हिस्ट्री क्या है उसको स्टडी करना, दैट इज़ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। देन
एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन सिंपल टर्म्स में बोले तो इट इज़ द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। मतलब एवोल्यूशन फ्लोरा और फौना में जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के थ्रू चेंजेस हुए हैं, दैट इज़ एवोल्यूशन। देन ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो इसमें सबसे पहले दिया है कि व्हेन वी लुक एट स्टार्स और स्टेलर बॉडीज विच emit लाइट, देन हम एक तरह से वी आर पीपिंग इनटू पास। क्यों? क्योंकि जो हम लाइट देख रहे हैं दैट लाइट वॉज एमिटेड बाय द स्टार और द स्टेलर बॉडी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमें पहुंच रही है हमारी आंखों तक, तब हम देख रहे हैं। देन स्टेलर डिस्टेंसेज जो होती हैं वो लाइट ईयर्स में देखी जाती हैं, लाइट ईयर्स में मापी जाती हैं। देन यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उस पर अर्थ मेयरली एक स्पेक है। देन यूनिवर्स को कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी की 20 बिलियन ईयर्स अगो बना था, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। देन गैलेक्सीज जो हैं, गैलेक्सीज दे आर मेड अप ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। मतलब गैलेक्सीज स्टार्स से और गैसेस और डस्ट के क्लाउड से बनी होती हैं। देन बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? इट इज़ अ थ्योरी विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले कुछ नहीं था, एक नियरली पार्टिकल था। पार्टिकल के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं पता अभी तक। वो पार्टिकल में क्या हुआ? एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा सिंगुलर एक्सप्लोजन हुआ विच वॉज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। देन एज द यूनिवर्स एक्सपैंडेड, यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ तो उसका टेम्परेचर इट केम डाउन, टेम्परेचर कम हुआ। देन सम टाइम लेटर हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म्ड हुई। देन अंडर ग्रेविटेशन क्या हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम ये गैसेस कंडेंस हुई एंड दे फॉर्म्ड गैलेक्सीज। देन यही गैलेक्सीज बनी। देन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो कहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी भी बनी होगी और उसी में सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, हमारी अर्थ का निर्माण हुआ। देन अर्ली अर्थ जो थी उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, जस्ट एक लाइक मोल्टन पीस ऑफ रॉक था अर्थ। सो उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, जस्ट उस मोल्टन मास में से कुछ गैसेस जो रिलीज हुई थी लाइक वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, दे कवर द सर्फेस ऑफ द मोल्टन मास ऑफ अर्थ। देन कुछ समय बाद क्या हुआ? H2O पर वाटर पर यूवी रेस ने फ्रॉम द सन उसने अपना काम किया, तो क्या हुआ? H2O को उसने तोड़ दिया इनटू H2 एंड ऑक्सीजन। देन H2 क्या थी? लाइटर थी, सो इट एस्केप्ड इनटू द स्पेस, बट ऑक्सीजन रह गई। सो ऑक्सीजन ने क्या किया? मीथेन और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O और ओजोन बना दिया। सो उससे ओजोन लेयर भी फॉर्म हो गई। अब ओजोन लेयर फॉर्म हो गई तो क्या होगा? वाटर जो था वो कंडेंस होने लगा। अब कंडेंस हुआ तो जो अर्थ पे डिप्रेशंस थे उस पर वो रेन की तरह फेल हुआ। सो उससे क्या हुआ? ओशंस बन गए। अब ओशंस बन गए। देन कहा जाता है कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के 500 मिलियन ईयर्स बाद लाइफ अपीयर हुई। मीन्स 4 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ हमें दिखा अर्थ पे। देन कुछ थ्योरीज हैं जो कि हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताती हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। सो सबसे फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये कहती है कि लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस। अर्ली जो ग्रीक थिंकर्स थे वो सोचते थे कि लाइफ कहीं आउटर स्पेस से आई है, मतलब कुछ यूनिट्स ऑफ लाइफ हैं विच दे कॉल्ड स्पोर्स, दे वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। और ये पैनस्पर्मिया की थ्योरी आज की भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं। देन सेकेंड थ्योरी क्या है? इट इज़ द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एट्सेट्रा। मतलब लाइफ डिकेइंग मैटर लाइक स्ट्रॉ और मड से अपने आप प्रकट हो गई। ऑब्वियसली ये मतलब फैक्ट नहीं था, ऐसे ही था। Hello everyone, myself Rishabh Yadav from Kendriya Vidyalaya Audience Factory, Kashmir. Yesterday, what happened? My friend came and told me, bro, she left me.
broke my heart into pieces. So I'm here to explain what this term heartbreak is actually wants to tell. It's what heartbreak is actually means. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दो डायग्राम हो रहे हैं, दोनों ही हार्ट के हैं, पर आप देखो ये नॉर्मल वन है और ये ब्रोकन वन है। तो देखिए हार्ट ब्रेक मेनली उसका एक ही कॉज होता है, मतलब हार्ट ब्रेक जिससे होता है वो है एक सिंड्रोम होता है जो कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हम उसके जानते हैं, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हम उसे कहते हैं। तो आप देखिए इन नॉर्मल वन और ब्रोकन वन को आप कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि सब कुछ एज इट इज है दोनों में, बस एक ही चीज का डिफरेंस है। वही जो डिफरेंस है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल आप देखें इसमें स्मॉल साइज का है, इसमें लार्ज साइज का है। तो आप देखिए कि एक्चुअली ब्रोकन वन में हार्ट ब्रेक में होता क्या है, हमारा जो हार्ट है ये हमारा, ठीक है, हार्ट में सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, पर जब आपका हार्ट ब्रेक होगा तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो नॉर्मल बीट काउंट है, हार्ट बीट काउंट जो कि 70 to 72 टाइम्स रहता है, वो रिड्यूस होकर के कुछ 65 टाइम्स तक हो जाता है। तो जिसके कारण कि आपको मतलब ज्यादा मेजर कॉजेस तो नहीं है, मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, पर ये एक बायोलॉजिकल टर्म है हार्ट ब्रेक। जो लोग इसको सोचते हैं कि नहीं यार ये हमारी अलग दुनिया का टर्म, चलिए यार अब मैंने आपको इतना बता दिया कि हार्ट ब्रेक क्या होता है, चलो अब हम इसके कॉजेस की तरफ बढ़ते हैं। इसके कॉजेस ऐसे कुछ वेल डिफाइंड नहीं है कि इतने लिमिटेशन ये है कॉज वो है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके कॉजेस मतलब जब भी कोई हेल्थी पर्सन या कोई भी पर्सन किसी भी ट्रॉमा या किसी भी ट्रेजेडी या किसी बड़े भारी लॉस किसी चीज में, या डाइवोर्स या फैमिली में प्रॉब्लम्स, या जरूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ही हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जिससे उस व्यक्ति को, उस इंसान को शॉक लगे बहुत ज्यादा, तो वो एक तरीके से हार्ट ब्रेक दे सकता है। अब ये हो गए इसके कुछ कॉजेज। इन सब में आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप एक अपने डॉक्टर, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या तो फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स या जिनके लव्ड वंस या जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ इंटरेक्ट करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, ठीक है, ताकि आप ये आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हार्ट ब्रेक है ना, ये हार्ट अटैक का एक मेजर कॉज बन सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होना कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओवर थिंकिंग जो होती है, ओवर थिंकिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ मेनी डिजीज, रिमेंबर दिस। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हार्ट ब्रेक तो क्या होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यार ये हार्ट ब्रेक क्या होता है, और हार्ट ब्रेक एक मेजर कॉज है हार्ट अटैक का। तो इसको बिल्कुल भी आप इजी वे में मत लीजिए कि यार शी लेफ्ट मी या ही लेफ्ट मी सो आई विल डाई, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो करना है सिर्फ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हैप्पी रहिए। अगर आप हैप्पी हैं तो सब ठीक है। हेल्थी पर्सन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज रिमेंबर रखिए, अपने दिमाग में ये चीज रखिए हमेशा। तो ये टॉपिक तो खत्म है, आई रेस्ट माय टॉपिक हियर, और मैं आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए बताइए, इस 2020 में आपको सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक किसने दिया? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू।